नमस्कार। साहित्य अकादमी की वेबलाइन साहित्य श्रृंखला में आज कथा संधि कार्यक्रम में हिंदी के वरिष्ठ कथाकार और नाटककार आदरणीय जयनंदन जी हमारे साथ हैं। मैं साहित्य अकादमी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत ही संक्षेप में मैं जयनंदन जी का सभी से परिचय करवा देता हूं। आपका जन्म 26 फरवरी 1956 में नवादा बिहार के मिल्की गांव में हुआ। आपकी कुछ प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं। उपन्यासों में श्रम एवं जयते, ऐसी नगरिया में कहीं विधि रहना, सल्तनत को सुनो गांव वालों। कहानी संग्रहों में कुछ महत्वपूर्ण संग्रह हैं। सन्नाटा भंग, विश्व बाजार का ऊंट, एक अकेले गांधी जी, कस्तूरी पहचानो वत्स, दाल नहीं गलेगी अब, घर फूंक तमाशा, सूखते स्रोत, गुहार, गांव की सिसकियां, भीतर घात, मेरी प्रिय कथाएं और मेरी प्रिय कहानियां शीर्षक से भी आपकी दो संग्रह प्रकाशित हैं। सिराज बैंड बाजा काफी चर्चित संग्रह रहा है। आपके नाटकों में नेपथ्य का मदारी, हमला तथा हुक्म उदूली प्रकाशित हैं। वैचारिक लेखों का एक संग्रह मंथन के चौराहे और राष्ट्र निर्माण के 3 टाटा सपूत शीर्षक से एक जीवनी प्रकाशित है। देश की प्राय सभी श्रेष्ठ और चर्चित पत्रिकाओं में लगभग 100 कहानियां आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। कुछ कहानियों का फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी, जर्मन, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, उर्दू, नेपाली आदि भाषाओं में प्रमुखता से अनुवाद हुआ है। कुछ कहानियों के टीवी रूपांतरण टेलीविजन के विभिन्न चैनलों पर प्रसारित हो चुके हैं। नाटकों का आकाशवाणी से प्रसारण और विभिन्न संस्थाओं द्वारा शहरों में मंचन हुआ है। आपको कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है, जिनमें डॉक्टर शिव कुमार नारायण स्मृति पुरस्कार, बिहार सरकार राजभाषा विभाग द्वारा नवलेखन पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा युवा पीढ़ी प्रकाशन योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ चयन के आधार पर उपन्यास श्रम एवं जयते का चयन और प्रकाशन, कृष्ण प्रताप स्मृति कहानी प्रतियोगिता जो वर्तमान साहित्य ने शुरू की थी, उससे आप पुरस्कृत हो चुके हैं। कथा भाषा प्रतियोगिता और कादम्बिनी की ओर से भी सिंहभूमि जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन सम्मान, जगत बंधु सेवा सदन पुस्तकालय सम्मान, पूर्णिया पाठक मंच सम्मान, राधा कृष्ण पुरस्कार, विजय वर्मा कथा सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, झारखंड साहित्य सेवी सम्मान, स्वदेश स्मृति सम्मान, आनंद सागर स्मृति कथा क्रम सम्मान जैसे कई पुरस्कार और सम्मान आपको प्राप्त हो चुके हैं। टाटा स्टील की गृह पत्रिकाओं खास बात, तालमेल और टाटा स्टील समाचार का आप संपादन करते हैं। मैं बहुत बहुत आदर के साथ आदरणीय जयनंदन जी का साहित्य अकादमी की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम जयनंदन जी से उनकी एक कहानी सुनेंगे और कुछ एक दो प्रश्न भी जो हमारे मन में है वो आपसे करेंगे। मैं बहुत ही आदर के साथ रचना पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं आदरणीय जयनंदन जी को। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी कि आपने मुझे साहित्य अकादमी की ओर से अपने वेब पोर्टल पर कहानी पढ़ने का मुझे मौका दिया है। कल्याण का अंत। ज्यादा उम्र वाला कल्याण तालाब सूख गया। इसके लगातार घट रहे जलस्तर को देखकर सारे बूढ़े बुजुर्ग हैरान थे। बचपन से लेकर आज तक ऐसा उन्होंने कभी नहीं देखा था कि इस तालाब अगम रहस्यमय अनेक क्रियाओं की रंगशाला और जीवंतता, गतिशीलता व शीतलता का अमृत कुंड आज जैसे किसी शमशान में परिवर्तित हो गया था। कल्याण सूख गया, इससे प्रभावित हुआ होगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इससे जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ उसका नाम था कोचाई मंडल। कल्याण क्या सूखा, जैसे उसके जीवन के सारे स्रोत ही सूख गए। कल्याण उसकी संजीवनी था, कर्मस्थल था, ऊर्जा का स्रोत था और कुल जमा पूंजी था। अब जब वह नहीं रहा तो मानो उसके पास कुछ भी न रहा, जैसे वह उखड़ गया अपनी जड़ से, हिल गया अपनी नींव से। उसकी दयनीयता तब और भी त्रासद बन गई जब उसके घर वाले तालाब का सूखना अशुभ की जगह शुभ सूचक मानने लगे। उसका बड़ा लड़का निमाई ने कहा, हमें खुश होना चाहिए कि इतने बड़े भूखंड का अब हम सही रूप से व्यावसायिक उपयोग कर सकेंगे। सार्वजनिक हित से जुड़े होने के कारण हम इसके वजूद को एक बारगी मिटाकर इसका रूपांतरण नहीं कर सकते थे। अब जब खुद ही सूख गया है तो हमें अब टोकने वाला भी कोई न रहा। हमें अपने आप बहाना या मौका मिल गया कि इस कीमती भूखंड के सहारे अपनी काया पलट कर लें।
हम इससे रातों रात लाखों बना सकते हैं। कोचाई को पता है कि उसकी पत्नी राधा मुनि भी इस मुद्दे पर अपने बेटे के पक्ष में है। पढ़ाई कर रहे उसके बेटे ने आज से कई साल पहले उसके पानी वाले परंपरागत व्यवसाय से घृणा का इजहार करते हुए कहा था, इस पेशे ने हमारे पूरे खानदान को बौना बनाकर गरीबी के घेरे में सिमटे रहने के लिए अभी शब्द कर दिया है। भला कोई मछली मारकर और नाव खेकर 2 रोटी जुटाने से ज्यादा और क्या कर सकता है? मैं कोई सा भी दूसरा काम कर लूंगा, लेकिन पानी से जुड़ा कोई काम नहीं करूंगा। आखिर हम अपना भाग्य पानी में ही क्यों गलाएं? धरती पर हम अपने लिए कोई मंजिल क्यों तलाश न करें? राधा मुनि ने अपने बेटे का जोरदार समर्थन किया। तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। मैं भी यही चाहती हूँ कि बाप की तरह पानी का प्रेत तुम लोगों पर न सवार हो। मुझे हमेशा लगा कि इस आदमी ने मुझसे नहीं, पानी से शादी कर ली है। राह देखते देखते मेरी आंखें थक जाती, मगर इस आदमी का मन पानी से नहीं भरता। इन्होंने जमीन और घर से ज्यादा अपना वक्त पानी में बिताया। मैं तो कुड़ती रही इस पानी से, जैसे वह मेरी सौत बन गया। मैंने बहुत पहले ठान लिया था कि अपने बेटों को खूब पढ़ाऊंगी और पानी के धंधे से जितना दूर रखना मुमकिन होगा रखूंगी। निमाई ने अपने दिमागी घोड़े को जरा रफ्तार से दौड़ाते हुए कहा, माँ, पढ़ाई लिखाई अगर हमें रास्ता बदलने में मदद कर दे तो अच्छा है। इसके बाद भी हमें तालाब में फंसी जमीनों का बाजार भाव के हिसाब से रिटर्न पाने के लिए पानी से अपना पिंड छुड़ाना ही होगा। 25 बीघा का रकबा इस इलाके के लिए लाख की नहीं, करोड़ की संपत्ति साबित होगा। चारों तरफ जिस तरह कॉलोनियां बसी हैं, उद्योगों के जाल बिछ रहे हैं, इसकी मुंहमांगी कीमत वसूली जा सकती है। कोचाई को गुस्सा करना नहीं आता था और ना ही उसे किसी से चोंच लड़ाने में कोई रुचि थी। वह संत भाव से ऐसी बातें सुन लेता था और कल क्या होने वाला है उसे नियति के भरोसे छोड़कर अपने काम में लग जाता था। उसने अपने दादा की लिखी हुई डायरी का एक पन्ना लाकर निमाई के हाथों में रख दिया। उसमें लिखा था, तालाब की अहमियत रुपयों पैसों से नहीं आकी जा सकती, और अगर रुपयों से आकी जाए तो उसके जरिए जो मानवीयता पर परोपकार हो रहा है वह अरबों खरबों से भी कहीं ज्यादा है। जब एक कुआं बन जाता है या तालाब, तो वह किसी की निजी संपत्ति नहीं रह जाता, वह सार्वजनिक हो जाता है। निमाई ने डायरी के उस पन्ने की चिंदी चिंदी कर डाली। राधा मुनि ने कहा था, मैं तो कब से यह चाहती रही कि इस तालाब को भरवाकर हम सिर्फ इसे बेच दें तो उसी से कई पीढ़ियों से जमी हमारी दरिद्रता छूमंतर हो जाए। लेकिन तुम्हारे इस बाप की जिद और पानी में बसे इनके प्राण को देखकर मैं कोई सख्त कदम उठाने के लायक न बन पाई और तुम लोगों के जवान होने का मैं इंतजार करती रही। अब देखो, ऊपर वाले का कमाल, उसने हमारी सुन ली और इसका सारा पानी अपने आप ही गायब हो गया। अपने बीवी बच्चों के विजयी भाव देखकर कोचाई जैसे किसी मूक चित्र में परिवर्तित हो गया। कोचाई मंडल के जीवन में पानी ही पानी था। वह अपना समय जमीन पर कम और पानी पर ज्यादा गुजारता था। वह अपने को पानी का पहरेदार कहता था और लोग उसे पानी का मेढक कहते थे। पानी के अंदर या पानी के ऊपर कोई कारोबार चलाना हो तो कोचाई से उपयुक्त व्यक्ति दूसरा कोई नहीं हो सकता था। नदी में, तालाब में, समुद्र में कोई दुर्घटना हो जाए, कोचाई का झट बुलावा आ जाता। कहते हैं जो काम सेना के गोताखोरों से भी संभव नहीं हो पाया, उसे कोचाई कर डालता था। इस मामले में उसकी ख्याति काफी दूर दूर तक थी। कोई बस नदी में पलट गई और कुछ लाशें बरामद नहीं हो सकी, कोचाई को लगा दीजिए। किसी ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली और उसकी लाश बहकर अदृश्य हो गई, कोचाई के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। कहीं अचानक बाढ़ आ गई और पानी में फंसे लोगों को बाहर निकालना है,
गरजती उछलती जलधारा में किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही। कोचाई कमर में गमछा बांधकर पानी में कूद पड़ेगा। पानी के अंदर काफी गहरे में किसी की कोई बहुमूल्य वस्तु गिर गई, कोचाई पाताल में भी डुबकी लगाकर निकाल लेगा। उसके बारे में यह किंवदंती प्रचलित हो गई थी कि पानी में उतरते ही उसकी ताकत बढ़ जाती है। पानी के अंदर वह ज्यादा देख सकता है, पानी के अंदर मीलों मील तैर सकता है, पानी के अंदर वह जलचरों को सूंघकर पता कर सकता है। उसकी देह से पानी का स्पर्श होते ही उसमें एक बिजली दौड़ जाती है। कोचाई के बारे में उसके कुछ गांव वाले कहते थे कि इसे दरअसल किसी जलचर में जन्म लेना था, मगर गलती से आदमी में आ गया। उसके बारे में यह किस्सा भी प्रचलित था कि कोई जलपरी है जो कोचाई से प्यार करती है। जो ही वह पानी में उतरता है, वह जलपरी उस पर सवार हो जाती है और उसकी पूरी दैवीय शक्ति उसमें समा जाती है। पानी को इस तरह साध लेने वाला कोचाई कभी पानी रहित हो जाएगा यह कोई नहीं जानता था। पानी ने कोचाई को दार्शनिक बना दिया था। वह कहा करता था कि पानी जिस तरह दुनिया भर के विकार और गंदगी साफ करता है, अगर कोई 8-10 दिनों तक पानी के संपर्क में रह जाए, चारों ओर पानी ही पानी, दूसरा कोई नहीं, तो उसके मन का विकार भी भूल जाता है। पानी दया, करुणा, ममता और आत्मीयता का पर्याय है। वह आदमी को तरल, सरल और निश्चल बना देता है। पानी में सारे तत्व हैं। कोई चाहे तो सिर्फ पानी पीकर अपनी पूरी उम्र जी सकता है। बहुत सारे ऐसे जलचर हैं जो बिना खाए भी पानी में रहकर जी लेते हैं। पानी की जिसको आदत हो जाती है, वो पानी के बिना नहीं रह सकता। पानी से अलग होते ही वह प्राण त्याग देता है। कोचाई को तालाब विरासत में मिला था। 25 बीघे का लंबा चौड़ा तालाब ठीक लोखट पहाड़ी के पास में स्थित था। बरसात के दिनों में पहाड़ी का पानी झरकर एक नाले में तब्दील हो जाता था। बरसात खत्म होने के बाद भी इस नाले में पानी का प्रवाह जारी रहता था। कोचाई ने अपने तालाब के जलस्तर को अधिकतम रखने के लिए जरूरत नाले की दिशा अपनी ओर मोड़ लेने की व्यवस्था कर रखी थी। इस तालाब के अलावा उसके पास और कोई जमीन जोत नहीं थी। इसी से उसकी आजीविका चलती थी और इसी से उसकी पहचान बनती थी। इस तालाब की गहराई के बारे में, कोचाई के पुरखों के पास हस्तांतरित होने के बारे में और इसके महात्म्य व गुणधर्मिता के बारे में कई तरह की दंत कथाएं प्रचलित थी। कहते हैं यह तालाब जमाई केला रियासत के राणा कौतुक विक्रम सिंह का था, जिसे उन्होंने कोचाई के परदादा सुतारू मंडल की स्वामी भक्ति और तालाब की देखरेख के प्रति उसकी गहरी संलग्नता से प्रभावित होकर उसे बतौर बख्शीश दे दिया था। तालाब की गहराई के बारे में लोगों का अनुमान था कि यह 50 फीट से भी ज्यादा गहरा है। इसके तल के बारे में सबका कहना था कि वहां एक खास ऐसा केंद्र है जहां कोई गलती से चला जाए तो फिर वापस नहीं आता। कुछ धर्मपरायण लोगों की ऐसी मान्यता थी कि पाताल लोक जाने का एक द्वार है इस तालाब के अंदर, जहां पहुंचते ही उसे भीतर दाखिल कर लिया जाता है। तालाब के पानी की तासीर की भी एक अलग व्याख्या थी। कहते हैं इसमें नियमित स्नान कर देह के किसी भी चर्म रोग से मुक्ति पाई जा सकती थी। कुछ लोग हफ्ते या पखवारे इसमें एहतियात के तौर पर इसलिए भी स्नान करते थे कि उन्हें कोई चर्म रोग न हो। धीरे धीरे लोगों ने तो यहाँ तक मानना शुरू कर दिया था कि इसमें स्नान करने से किसी भी तरह की बीमारी से बचा जा सकता है। इसका यह महात्म्य दूर दूर तक प्रचारित हो गया था, जिससे उसमें लोगों के स्नान करने का तांता कभी खत्म नहीं होता था। लोगों ने इसे कल्याण नाम से पुकारना शुरू कर दिया था। पहाड़ियों से होकर आने वाले पानी में संभव है कि कुछ जड़ी बूटियों का औषध प्रभाव समा जाता हो। लोक श्रुति का स्वभाव तो प्राय ऐसा ही होता है कि किसी छोटी चीज को बढ़ाते बढ़ाते बहुत बड़ी बना दें। इस तालाब में आम आदमी की तो छोड़िए, खुद राणा कौतुक विक्रम सिंह की हवेली से उनकी पत्नियां, बहनें और मां तक सप्ताह में एक बार स्नान करने जरूर आती थी।
इन्हें सुरक्षित स्नान कराने का जिम्मा सुतारू मंडल का होता था। जब ये शाही महिलाएं तालाब के घाट पर आती थीं, तो आम जनों की आमद रफ्त वर्जित कर दी जाती थी। कहते हैं इनमें कुछ रानियां तैरने की बहुत शौकीन थीं और वे देर तक और दूर तक तालाब में उन्मुक्त तैरती रहती थी। एक अकेले सुतारू मंडल ही होते थे जो किनारे में खड़े होकर इनकी किसी भी आपातकालीन मदद के लिए चीते की तरह सतर्क रहते थे। कहते हैं सुतारू से इन महिलाओं का अब ऐसा सौजन्य स्थापित हो गया था कि अब वे इनसे जरा भी शर्म, पर्दा और लिहाज नहीं करती थी। सुतारू ने अपने को ऐसा वितराग बना भी लिया था कि इन्हें किसी भी रूप में देख ले उसमें कोई उत्तेजना जागृत नहीं होती थी। चाहती तो ये महिलाएं राजमहल की चारदीवारी में ही तालाब खुदवा लेती, लेकिन वह औषधीय प्रभाव तो उसमें न आता। सुतारू के शायद इसी संयमित आचरण पर कृपालु होकर राणा ने बतौर इनाम इस यशस्वी तालाब कल्याण का उसे रक्षक और मालिक बना दिया था। राणा का जब तक राज चला वे इस इलाके में जमे रहे और उनकी रसोई के लिए इसी तालाब से ताजी मछलियों की आपूर्ति होती रही। सुतारू मंडल ही इस आपूर्ति के प्रभारी रहे। जब रियासतों को का अधिग्रहण होने लगा तो राणा अपनी हवेली और जायदाद अपने बराहिलों और गुमास्तों को सुपुर्द कर सपरिवार भुवनेश्वर में स्थानांतरित हो गए। कल्याण सुतारू मंडल से होते हुए अब उनकी तीसरी पीढ़ी कोचाई मंडल की जिम्मे आ गया। कोचाई को अपने दादा की ज्यादा याद नहीं है, लेकिन अपने पिता को तो वह अब भी हर पल अपने आसपास ही महसूस करता रहता है। जब से उसने होश संभाला अपने पिता की उंगली थामे अपने को इस तालाब में ही पाया। पिता उसे तैरना सिखा रहे हैं, गहरे पानी में गोता लगाना सिखा रहे हैं, नाव खेना सिखा रहे हैं, जाल डालना सिखा रहे हैं, बिना जाल डाले भी बड़ी मछलियों को पकड़ लेने की कला सिखा रहे हैं, मछलियों का जीरा बनाने का गुर सिखा रहे हैं, इनके लिए चारा बनाने का इल्म बता रहे हैं। उन्होंने इस क्षेत्र के तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण तालाब के अस्तित्व पर बढ़ते दबाव को भांपते हुए कहा था, देखो बेटे, तालाब सिर्फ पानी का खजाना भर नहीं होता, बल्कि यह हमारी संस्कृति का एक अंग है। यह व्यक्ति विशेष के स्वामित्व के अधीन होकर भी एक सार्वजनिक धरोहर है, जिसके इस्तेमाल का हक आसपास की पूरी आबादी को है। जैसे कोई अपनी ही जमीन पर गाछ लगाए तो सिर्फ उसका नहीं रह जाता, उसकी छाया और नीचे गिरे हुए फल पर हर राहगीर का हक बन जाता है। उसकी शाखाओं और हजारों चिड़ियों चुरगुनों का बसेरा डालने का हक बन जाता है। तालाब के होने से आसपास के बहुत बड़े क्षेत्रफल में जलस्तर नियंत्रित रहता है, खेती की जमीनों में नमी बनी रहती है, आसपास के तापमान में एक आर्द्रता और ताजी मछलियों की आपूर्ति हो पाती है। एक साथ नहाने धोने से सामाजिकता और सह अस्तित्व की भावना का विकास होता है। राजा ने सुतारू से कहा था, इस तालाब पर तुम्हारा स्वामित्व जरूर होगा, लेकिन इसके उपयोग पर सबको बराबर का अधिकार होगा। हक नहीं होगा तो तालाब का कुछ बिगाड़ने और नष्ट करने का। कोचाई के दादा और पिता ने इस निर्देश का पूरा ख्याल रखा, कभी इस तरह का रौब नहीं दिखाया कि तालाब उसकी निजी जायदाद है। लोगों द्वारा उसके इस्तेमाल पर कभी कोई परेशानी या अड़चन खड़ी नहीं रही। उल्टे सबको आकर्षित करने के लिए रख रखाव व साफ सफाई पर पूरा ध्यान दिया। सिर्फ मछली मारने तथा इसमें नौकायन करने का हक अपने पास रखा। कोचाई पिछले कुछ अरसे से देख रहा था कि लोखट पहाड़ी से निकलकर आने वाला नाला क्षीण से क्षीणतर होता जा रहा है। पहाड़ी के पार्श्व में और तालाब के आसपास तेजी से फैल रहे कंक्रीट के जंगल, उसमें बस रहे निष्ठुर लोग और उनकी आक्रामक आपाधापी से पहाड़ी के ऊपर के पेड़ यानी प्राकृतिक जंगल तेजी से कटकर गायब होने लगे थे। पहाड़ अब बिल्कुल छीन झपट कर हरण कर लिए गए चीर के उपरांत लूटा पिटा सा नंगा दिखने लगा था और उससे निकल कर आने वाला नाला जिस नदी में गिरता था
उस नदी का पाट भी सिकुड़कर मानो एक पतली रेखा में बदल गया था। नदी नदी नहीं, जैसे किसी विधवा की उजड़ी मांग हो गई थी। कोचाई को यह पूर्वाभास हो गया था कि कोई विपत्ति सन्निकट है, लेकिन इतना सन्निकट है ऐसा उसने नहीं सोचा था। पर्यावरण के महाविनाश का असर इतना जल्दी दिखाई पड़ने लगेगा, इसकी कल्पना शायद किसी को नहीं थी। कल्याण के सूखते जाने से बर्बादी में लुत्फ उठाने वाले कुछ राक्षसी वृत्ति के लोग तालाब के साथ जुड़ी रहस्यमय दंत कथाओं के अनावृत होने के प्रति उत्सुक हो उठे थे। वे यह जानने को व्यग्र थे कि इसमें रहने वाली जलपरी का क्या होगा और वो पानी के बिना मरकर कैसे दिखेगी। निचली सतह पर स्थित उस द्वार का क्या होगा जो पाताल लोक में जाता है। उन बड़ी मछलियों और जलचरों का क्या होगा जिनकी विशाल आकृति के बारे में एक से एक किस्से प्रचलित हैं। कल्याण सूखता जा रहा था और कोचाई मंडल का मौन बर्फ के टीले की तरह जमता हुआ एक उदास टापू में बदलता जा रहा था। ठीक इसके विपरीत उसके घर में चहल पहल बढ़ गई थी। कई लोग कार से और जीप से उसके बड़े बेटे और राधा मुनि से मिलने के लिए आने लगे थे। कोचाई ने उनकी मनसा ताड़ ली थी। उसने प्रतिरोध किए बिना एक दिन अपना इरादा जता दिया, जब तक मैं कायम हूं तालाब की जमीन पर दूसरा कोई काम नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि लोखंड पहाड़ी का नाला फिर से जीवित होगा। मैं पहाड़ पर गाछ लगाऊंगा और वहां फिर हरा भरा एक जंगल बसेगा। निमाई और राधा मुनि एक दूसरे के मुख देखने लगे, मानो वे पूछ रहे हो कि इस आदमी के माथे का पेंच ढीला तो नहीं हो गया। दोनों में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वे गुपचुप रूप से एक मंत्रणा करने लगे। कोचाई कल्याण की परिधि पर स्थित किसी गाछ के नीचे जाकर बैठ जाता, गुमसुम, शोकाकुल और आर्तनाद करता हुआ। सामने कल्याण तिल तिल दम तोड़ रहे किसी प्रियजन की तरह कराहता हुआ बिछा होता। तट पर आकर कुछ प्यासे जानवर अपनी अबोध आंखों से शून्य को निहारते और फिर वापस हो जाते। जल विहार करने वाले पक्षी गाछ की फुनगी से ही दुर्दशा निहार कर स्यापा कर लेते। कुछ बड़ी मछलियां जिनके लिए पेंदी में बचा थोड़ा सा पानी कम पड़ रहा था, छटपटाते तड़फड़ाते दिख जाते। बस्ती के कुछ लोगों के लिए यह प्रलय एक उत्सव बन गया था और वे एकांत मिलते ही इन मछलियों का शिकार कर अपनी रसोई को चटखारेदार बना लेते। कल्याण जब पानी से भरा होता तो इसमें एक रौनक समाई होती और इससे एक जीवन राग मुखरित होता रहता। कुछ लोग नहाते होते और पूरब तट पर स्थित शिवालय में जल चढ़ाते होते। छोटे घरों की गृहणियां बतियाती होती, बर्तन वासन धोती रहती और अपने बच्चों को रगड़ रगड़ कर उन पर भर भर लोटा पानी उलीच रही होती। कुछ लड़के तैरने का लुत्फ उठाते होते और कुछ लोग इस तट से उस तट नौका विहार का मजा ले रहे होते। गैर आबादी वाले छोर पर बचे कुछ खाली खेत में सब्जी भाजी उगाने वाले किसान पटवन के लिए लाठा कुंडी से पानी निकाल रहे होते। मछलियां उन्मुक्त नाद करती हुई तैर रही होती। कोचाई द्वारा नियुक्त 3-4 मछुआरे जाल फैलाए हुए होते। अब आय का कोई नियमित जरिया नहीं रह गया था। कोचाई चिंतित था, लेकिन घर वाले जरा सा भी परेशान नहीं थे। उल्टे निमाई और राधा मुनि पहले से ज्यादा निश्चिंत दिख रहे थे। निचली कक्षाओं में पढ़ने वाला उसका छोटा बेटा और बेटी भी पूर्व की तरह ही अच्छे रखरखाव में जी रहे थे और स्कूल जा रहे थे। एक दिन एक साहब नुमा व्यक्ति उसे मिलने आया। उसने अपने को एक शिपिंग कंपनी का अधिकारी बताते हुए कहा, मेरा नाम प्रदीप डोगरे है, मुझे आपकी सेवा चाहिए। मेरा एक जहाज बंगाल की खाड़ी में डूब गया है। उसमें सोने की ईंटों के 5 बक्से लदे थे, जिसकी कीमत 50 करोड़ से भी ज्यादा है। कई गोताखोर हार गए, मगर कोई भी ढूंढने में कामयाब नहीं हुए। आपके बारे में हमें जानकारी मिली, सुना है कि पानी को आपने पूरी तरह साध लिया है। दिल से आप जो चाह लेते हैं वह पूरा हो जाता है। पानी आपसे दगा नहीं कर सकता। आप अगर इस चुनौती को स्वीकार कर लें तो आप जो भी कीमत चाहें हम देने को तैयार हैं। कोचाई ने जायजा लिया कि राधा मुनि, निमाई और उसके अन्य बच्चे भी
उस मुद्रा में उन्हें देख रहे हैं जिसमें उनकी इच्छा है कि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। उसकी ठिठक को देखते हुए राधा मुनि ने कहा, डोगरे साहब ठीक ही कह रहे हैं, यह आपके मन के लायक काम है। यहाँ आप नाहक घुट रहे हैं, चले जाइएगा तो जी भर जाएगा, कुछ कमाई भी हो जाएगी, घर चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए ही। कुचाई को लगा कि राधा मुनि ठीक ही कह रही है। तालाब को देख देख कर उसका दुख असह्य होता जा रहा था। पानी में डुबकी लगाए हुए भी महीनों हो गए। इसके बिना लग रहा था जैसे देह के सारे सेल चार्ज रहित हो गए हैं। उसने हामी भर दी। डोगरे साहब ने झट लिखकर 1 लाख रुपए का चेक सामने कर दिया। कोचाई ठगा रह गया। उसकी ऐसी कीमत तो आज तक किसी ने नहीं लगाई। कोचाई को लेकर डोगरे साहब चला गया। उसे कथित शिपिंग कंपनी के मुख्यालय स्थित शहर में भेज दिया गया। कंपनी के कुछ कर्मचारी उसे बोट के जरिए समुद्र में ले जाते। वह गोताखोरों वाली ड्रेस पहनकर मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगाता और उस स्थल पर समुद्र में कूद जाता जहां वे जहाज डूबने की आशंका जाहिर करते। कोचाई को पहले भी 2-3 बार समुद्र में छोटा गोता लगाने का मौका मिल चुका था। इस बार उसे लगभग 1.5 महीने रोका गया, जिसमें उसने 10-12 लंबे गोते लगाए। गहराई में जाकर समुद्र की दुनिया उसे अचंभित कर देती थी। अजीब अजीब तरह के रंग बिरंगे जीव जंतु, पेड़ पौधे और पहाड़ जैसे उसे अपनी ओर खींचने लगते थे। पता नहीं क्यों उसे लगता था कि बाहरी दुनिया से यह अंदरूनी दुनिया कहीं ज्यादा खूबसूरत और सुरक्षित है। उसकी इच्छा होती कि काश वो इसी दुनिया में रहने लायक बन जाता और इन्हीं जलचरों के साथ तैरता रहता समुद्री अंतस्थल की खाइयों और गुफाओं में। उसने बहुत ढूंढा पर उसे जहाज का कोई अवशेष कहीं दिखाई नहीं पड़ा। डोगरे साहब ने एक दिन उसे फिर दर्शन दिया और कहा, मंडल जी, कल आप मेरे साथ लौट जाएंगे अपने शहर। कोचाई ने अफसोस जताते हुए कहा, मुझे खेद है साहब कि मैं इतना इतना गहरा गोता लगाकर भी कुछ ढूंढ न सका। उसने कहा, नहीं मंडल, आपका गोता लगाना व्यर्थ नहीं गया है। आपके गोता लगाने से हमें जो हासिल करना था वो हमने कर लिया है। कोचाई उसका मुंह देखता रह गया। घर वापस लौटने लगा तो उसका मन फिर दुखी हो गया। कल्याण अब तक पूरी तरह सूख गया होगा। उसने मन ही मन तय किया कि बरसात आते ही वह लोखंड पहाड़ी पर पेड़ लगाना शुरू कर देगा। इस काम में वह अपनी पूरी जिंदगी लगा देगा और इससे निकलने वाले नाले को फिर से जीवित करके छोड़ेगा। तालाब में पूर्व की स्थिति बहाल किए बिना वह एक तिल चैन की सांस नहीं लेगा। शहर पहुंचते ही कोचाई के पांव अनायास तालाब के रास्ते पर ही बढ़ गए। उसने देखा कि उस रास्ते पर दर्जनों डंपर, डोजर और ट्रक आवाजाही कर रहे हैं। उसका माथा ठनक गया। कल्याण के पास पहुंचा तो वहां की हालत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक किनारे बड़ा सा बोर्ड लगा था, साइट ऑफ डोगरे बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। कल्याण आसपास के उद्योगों के कचड़े और खेतों की मिट्टी से तोपा जा रहा था। उसका आधा हिस्सा लगभग भरा जा चुका था। क्षण भर के लिए प्रतीत हुआ कि कल्याण को नहीं, मानो जीते जी उसे ही दफनाया जा रहा है। डोगरे ने जो कहा था उसका अर्थ अब स्पष्ट होने लगा। उससे गोता लगवाकर उसने वाकई अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा गईं। लगा कि समुद्र में गोता लगाकर वह माल ढूंढने नहीं बल्कि अपना सर्वस्व डुबोने चला गया था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जयनंदन जी। बहुत ही मार्मिक और बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। खास तौर से आज का जो ये हमारा दौर है जिसमें हम एक बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं, पूरी दुनिया जूझ रही है, ऐसे में प्रकृति का क्षरण और जिस तरह आपने इसमें एक तालाब का रूपक लेकर के हमारे जिसको आपने अपनी कहानी में कहा भी है कि तालाब, कुएं, नदी, ये सिर्फ नदी, तालाब, कुएं ही नहीं है बल्कि ये एक पूरी संस्कृति है और हमारी भारतीय संस्कृति की जान रही है, जिसमें तालाब, कुआं और नदियों ने एक सामाजिकता निर्मित की है, एक दूसरे के प्रति सद्भाव बनाया है और एक रस पैदा किया है, जीवन में सरसता पैदा की है। ये बहुत ही मार्मिक कहानी है और मैं याद कर रहा था अनुपम मिश्र की पुस्तक
आज भी खड़े हैं जी। तालाब। और मुझे याद आ रहा था कि उस पुस्तक ने हमारे जो तालाब दिनों दिन खत्म होते जा रहे हैं, उनको लेकर कितनी गहरी संवेदना के साथ वो पुस्तक लिखी थी अनुपम जी ने। आज आपने इस कहानी के माध्यम से हमें जिस तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम अपनी प्रकृति से दूर जा रहे हैं, और शायद वो भी एक बड़ा कारण है जो जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया एक भयानक स्थिति को झेल रही है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इस बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी के लिए। और मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा था कि आपने एक लंबा दौर साहित्य में देखा है, स्वयं इससे जुड़े रहे हैं, लिख रहे हैं। आज की जो पूरी पीढ़ी है कथाकारों की खास तौर से, उनमें ऐसे मुद्दों को लेकर के, ऐसे समाज के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के, ऐसे कौन कौन से कथाकार हैं जिनसे आप प्रभावित हैं, या आप ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर चाहते हैं लिखना, या अपने मित्रों को सुझाना चाहते हैं कि इन मुद्दों पर लिखा जाना बहुत जरूरी है? ऐसा है अनुपम जी कि अभी जो नई पीढ़ी के कथाकार आए हैं, गांव से कुछ ही कथाकारों का संबंध रहा है। उसमें मनोज पांडे हैं और चंदन पांडे भी थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज्यादातर कथाकार शहरों में पढ़े लिखे, सभी खाते पीते परिवार के लोग हैं, और उन्होंने गांव के तजुर्बे को बहुत कम महसूस किया है या देखा है। तो इसलिए गांव या फिर जो सामाजिकता है, गांव की सामाजिकता, या फिर कह लीजिए कि जो परिवेश है गांव किसानों की, उनसे उनका साबका या उनका ताल्लुक नहीं रहा है। इसलिए वे देखिएगा कि आज में जो कहानियां आ रही हैं नई पीढ़ी के कथाकारों की, खासकर वो बदलती दुनिया की कहानियां हैं। जैसे अभी अब इंटरनेट है, मोबाइल है, लड़कियों का जो जीवन बदला है, एकदम बिल्कुल उनमें जो एक स्वतंत्रता आई है, उनमें जो एक खुलापन आया है, प्यार का एक संदर्भ बदल गया है। अब लोग रिश्ते में रहते हैं सालों, कई कई साल तक, और तब जो है वो शादी करते हैं। तो ये तमाम जो परिदृश्य बदल गए हैं, और अभी नेट की दुनिया तो एक अजीब अजीब तरह के रहस्यमयता से हमें परिचय करा रही है। तो इन चीजों को लेकर तो वो लिख रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी सवाल है, ये देश गांव का देश है या देश किसानों का देश है। अगर किसान नहीं रहेंगे, गांव नहीं रहेंगे, खेती बाड़ी नहीं रहेगी, तो हम खाएंगे क्या? तालाब नहीं रहेगा, कुएं नहीं रहेंगे, तो हम एक एक आदमी को नलों के से पानी नहीं पहुंचा सकते। नदियां जरूरी है, समुद्र जरूरी है, लेकिन इन चीजों के प्रति जो नए कथाकार हैं, उनमें कभी कथाकार हैं जो बहुत संवेदनशील हैं। अक्सर वे विश्वविद्यालय में प्रेम की कहानियां लिखते हैं, या फिर वही जो मैंने बताया कि वो जो रिश्ते वाली कहानियां हैं वो लिखते हैं। तो नई पीढ़ी के साथ तो ये दिक्कत है, इसीलिए नई पीढ़ी के कुछ लोग प्रेमचंद को कम करके आते हैं हमेशा, जबकि प्रेमचंद हमारे पितामह कथाकार हैं। और भले ही उनकी कहानियों में जो गठन चाहिए, जो आज की जो पीढ़ी कर पा रही है भाषा के स्तर पर, वो गठन भले ही उनको न दिख रहा हो, लेकिन उन्होंने समाज इतने जागरूक थे कि समाज का कोई भी पहलू छूटा नहीं उनसे। हर एक पहलू पर, चाहे सांप्रदायिकता हो, महाजनी प्रथा हो, स्त्रियों का शोषण हो, छुआछूत प्रथा हो, सारे विषयों को उन्होंने, ये जो सामंतवाद हो, सारे विषयों को उन्होंने छुआ। और मुझे लगता है कि प्रेमचंद तो हमारे जो पितामह की तरह हैं, और वो रहेंगे, क्योंकि उन्हीं से हम प्रेरणा और उन्हीं से हम सबक लेते हैं कि कहानी का ककहरा कैसे लिखनी चाहिए। तो इसलिए नई पीढ़ी जो प्रेमचंद को कम आती है, मुझे लगता है ये उनके साथ, प्रेमचंद के साथ जाति की जा रही है। अभी प्रेमचंद का जयंती अभी गुजरी है। तो नई पीढ़ी के प्रति मेरा कोई दुर्भावना नहीं है, वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं और लिखेंगे, लेकिन चूंकि अनुभव का दायरा उनका जो है उसी पर तो लिखेंगे। अब देखिए मेरे साथ त्रासदी कहिए कि या कहिए कहानी के ख्याल से अच्छी बात ये रही कि जीवन के अनुभव के क्षेत्र मेरे जो है वो
बदलते रहे। मैं बहुत कहिए कि तलछट की जमीन से उठा हूँ, बिल्कुल वो भुखमरी वाले परिवार से। और तब वहां से जब टाटा आया तो यहाँ कारखाने में मजदूर की हैसियत से करीब करीब 20 वर्षों तक मैंने लोहे छिले। उसके बाद 20 वर्षों तक जब मुझे साहित्यिक पहचान कुछ मिली, तब मुझे ऑफिस मिला, और वो चमकदार ऑफिस, एयर कंडीशन ऑफिस, और वहां मुझे संपादक बना दिया गिर पत्रिकाओं का। तो 20 वर्षों तक मैंने ये भी काम किया। जब मजदूर था तो मैनेजमेंट को या कारखाने को मैंने नीचे से देखा, और जब यहाँ आ गया कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन या पीआरडी डिपार्टमेंट में, तो मैंने ऊपर से देखा कि मजदूर किस तरह चले जाते हैं और उनके साथ किस तरह ज्यादतियां होती है। तो कई असर रहे मेरे जीवन के, इसलिए मेरे कहानियों में देखिए, और मेरा गांव चूंकि मुसलमान बहुल गांव है, इसलिए सांप्रदायिकता पर भी मेरी बहुत सारी कहानियां हैं, किसान पर मेरी कहानियां हैं, मजदूर पर मेरी कहानियां हैं। और ये जो बदलाव, जो भूमंडलीकरण आया और कारखाने में छटनी का जो एक दौर चला, उसमें कई लोग वॉलंटियर रिटायरमेंट दे दिए गए। जिस कंपनी में पीढ़ियों से नौकरी करने का प्रचलन था, वहां खत्म कर दिया गया है। तो उस पर भी मैंने विश्व बाजार का कुछ कहानी लिखी। तो इस तरह से मेरे अनुभव के क्षेत्र रहे और मैं कहानियां लिखता रहा, लेकिन अभी की पीढ़ी के साथ अनुभव कम है। अनुभव का दायरा जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक विषय भी ठीक तरीके, जैसे आपकी इसी कहानी में जितनी भावुकता के साथ उस व्यक्ति का अपने तालाब के साथ जुड़ाव है और पुश्तैनी जुड़ाव है, उसको जितनी मार्मिकता से आपने उठाया है, और बहुत सारे उसमें डिटेल्स ऐसे हैं, जैसे कि वो अंतर कथाएं जो जुड़ी हुई हैं। हमारे यहाँ तो हम ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां हम जानते हैं पेड़ों के साथ बहुत सारी कथाएं जुड़ी हैं, तालाबों से जुड़ी हैं, नदियों से जुड़ी हुई हैं। ये दरअसल जो संस्कृति जिसकी आप बात कर रहे हैं, और ये इस संस्कृति को हमारे बड़े कथाकारों प्रेमचंद जी ने पहचाना, और हम फणीश्वरनाथ रेणु की जन्म शताब्दी मना रहे हैं इस वर्ष। तो ऐसे महान रचनाकारों को हम आज आपकी इस कहानी के द्वारा भी याद कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे आपने जो ये बात कही कि जो हमारे मूलभूत मुद्दे हैं, हमारे जीवन से जुड़े जो सीधे मुद्दे हैं, पहले हमें उन पर भी गौर से देखना और लिखने की जरूरत है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपकी इस आमद के लिए। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और साहित्य अकादमी के इस कार्यक्रम में साहित्य प्रेमियों के साथ जुड़े, अपनी रचना और अपने विचारों से हमें लाभान्वित किया। मैं साहित्य अकादमी की ओर से और निजी तौर पर आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।